नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हमने हड़प्पा सभ्यता में पिछली जो क्लास थी उसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ी, जिसमें हमने नगर नियोजन पढ़ा। आज हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में ही हम उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वो जानेंगे। छोटा सा ये सेशन है, ठीक है। क्या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, इसके ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। लेकिन क्या ना कि वहाँ की ऐसी कोई क्या शासन व्यवस्था थी, इस पे विद्वान एक मत नहीं है। सारे विद्वान जो हैं अलग अलग अपनी बात रखते हैं, एक मतता नहीं है। कुछ साक्ष्यों का अभाव है, तो अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि का पढ़ा नहीं जाना सबसे बड़ा अभाव है स्रोत का, क्योंकि जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तब तक हम क्लियर नहीं कह सकते कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी, है ना। तो आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। आप भी हेडिंग डालें और हम लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था लिख सकते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था के बारे में। देखो, अभी तक विद्वानों में एकमतता नहीं है। और हम बात करें जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की जो इसके समकालीन सभ्यता थी, वहाँ की सभ्यता से तो हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े राजप्रसाद मिले हैं, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। लेकिन क्या है ना कि ऐसे राजप्रसाद हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले, और उन राजप्रसादों का नहीं मिलना ये दर्शाता है कि यहाँ पे राजतंत्रीय शासन प्रणाली तो नहीं रही, ठीक है। और जैसा कि यूनान की सभ्यता में हमको मिलता है कि वहाँ पे प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली थी, लेकिन प्रजातंत्र के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले नहीं है ना। यानी कि ऐसे साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले जो यहाँ की शासन प्रणाली को वो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली घोषित कर सके। लेकिन एक चीज़ जरूर है विद्यार्थियों, 1946 में जो अभी नवीनतम जो शोध हुआ हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था को लेकर, 1946 में एक चीज़ निकल कर आई कि कुछ ऐसे साक्ष्यों के माध्यम से, और ये विद्वानों ने तय किया, हाँ आज भी दरअसल जीभ में छाले हो रहे हैं तो आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 1946 में क्या तय किया कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो जरूर एक केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी, है ना, केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी, है ना, जिसमें कुलीन तंत्र का कोई काम नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया। जिसके पीछे तर्क ये दिया कि जो यहाँ की जो नगर नियोजन था वो गजब का था। नगर नियोजन जितना गजब था वो एक मजबूत केंद्रीय सरकार के बिना हो नहीं सकता, है ना। इतना गजब का नगर नियोजन एक मजबूत केंद्रीय सरकार के बिना हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़, यहाँ की जो नापतोल की जो बांट प्रणाली थी वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो यहाँ की जो बांट प्रणाली, जो नापतोल की व्यवस्था बांट प्रणाली के आधार पर थी, वो प्रणाली भी यहाँ पे दर्शाती है कि यहाँ की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत ही रही होगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को एक केंद्रीय, एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था ही है जो उसको रेगुलेट कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है ना, लागू कर सकती है, ठीक है। तो ये दो प्रमाण थे जिनके आधार पे, और 1946 में विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे जरूर कोई मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी, है ना। तो ये दो तीन बातें हम आज के इस जो हेडलाइन है हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था, इसके परिचय में लिख लेते हैं
और उसके बाद हम इसमें प्रमुख विद्वानों के प्रमुख कथनों को हम लेंगे कि किस विद्वान का क्या मत है हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था को लेकर। ठीक है विद्यार्थियों, तो परिचय यहाँ पे लिखें और परिचय में आप लिखना प्रारंभ करें, जो कि मैं भी लिख रहा हूँ, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे परिचय, परिचय, है ना। परिचय में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, परिचय में हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के संबंध में, शासन व्यवस्था के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, मतैक्य नहीं है ना। मतैक्य नहीं है का मतलब मत में एकता नहीं है, जितने भी विद्वान हैं वो अलग अलग अपनी बात को रखते हैं। ये भी संभव है कि एक मत के दो विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सारे विद्वान किसी एक मत का समर्थन नहीं करते हैं अभी भी, है ना। सब अलग अलग अपनी बात को रखते हैं। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात हम यहाँ पे करें कि जो कॉमन बात निकल के आती है वो ही बात हम परिचय में लिख रहे हैं, है ना। दूसरी बात ये है इसमें कि मिस्र व मेसोपोटामिया, मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता से कोई राजप्रासाद के साक्ष्य नहीं मिले, राजप्रासाद के साक्ष्य नहीं मिले। इस आधार पे कहा जा सकता है कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ राजतंत्रीय प्रणाली नहीं थी, यहाँ राजतंत्रीय प्रणाली नहीं थी, है ना। राजतंत्रीय प्रणाली नहीं थी। ठीक है प्यारे साथियों, राजतंत्रीय प्रणाली कौन सी होती है, जिसमें एक व्यक्ति राजा होता है और अन्य उसके सारे नौकर होते हैं, ना। तो राजतंत्रीय प्रणाली होती तो उसका सबसे पहला साक्ष्य और प्रमुख साक्ष्य क्या मिलता, उस राजा का निवास स्थान होता, अर्थात राजप्रासाद होता, विशाल भवन, है ना। वो यहाँ पे नहीं मिला, जैसा कि मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमको मिला है। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। दूसरी बात हम लिखना चाहें 1946 का जो हालिया शोध हुआ राज व्यवस्था से संबंधित, उसमें क्या निष्कर्ष निकाला है ना विद्वानों ने। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1946 ईस्वी के नवीनतम शोध के अनुसार, नवीनतम शोध के अनुसार, नवीनतम शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में शक्तिशाली शक्तिशाली केंद्रीय शासन प्रणाली, है ना, केंद्रीय शासन प्रणाली, केंद्रीय शासन प्रणाली रही होगी, केंद्रीय शासन प्रणाली रही होगी, रही होगी, रही होगी। देखो, शक्तिशाली केंद्रीय शासन प्रणाली रही होगी, ऐसा नवीनतम शोध के अनुसार पाया है। इसके पीछे तर्क क्या दिया है ना, इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्योंकि रेड पेन से लिखना चाहूंगा, क्योंकि देखो क्या तर्क देते हैं इसके पीछे। साक्षात्कार में इस प्रकार से सवाल बनता है ना, साक्षात्कार में बनता है सवाल यहाँ से। क्या तर्क देंगे कि एक तो सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन का पाया जाना, है ना, क्या सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, है ना, नगर नियोजन का पाया जाना, सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन का पाया जाना, एक बात हो गई ये। और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो नाप तौल की बांट प्रणाली का पाया जाना, है ना, नाप तौल की बांट प्रणाली का पाया जाना। ठीक है विद्यार्थियों, देखो ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं, ये दोनों व्यवस्थाएं केंद्रीय शक्तिशाली केंद्रीय शासन प्रणाली में ही अपनाई जा सकती हैं। इस प्रकार की नाप तौल की बांट प्रणाली कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में नाप तौल की बांट प्रणाली एक समान पाई गई, और एक समान पाई गई तो सीधी सी बात है केंद्रीय शक्ति रही होगी। अलग अलग यदि स्थलों में अलग अलग पाई जाती तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि यहाँ की व्यवस्था, शासन व्यवस्था अलग रही होगी और उस स्थल की शासन व्यवस्था अलग रही होगी। लेकिन इस प्रकार से एक समान नाप तौल की बांट प्रणाली का पाया जाना, एक समान नगर नियोजन का पाया जाना, ये सीधे दर्शाते हैं कि एक समान यहाँ पे शासन व्यवस्था रही होगी, केंद्रीय शक्तिशाली केंद्रीय शासन प्रणाली रही होगी, है ना। इस प्रकार का एक बेसिक परिचय यहाँ पे हमने इसका कर लिया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख विद्वानों के प्रमुख मत क्या क्या है ना, या मैं सीधा लिख देता हूं, प्रमुख विद्वानों के मत क्या क्या हैं, प्रमुख विद्वानों के मत, है ना, प्रमुख विद्वानों के मत। तो प्रमुख विद्वानों के मत में विद्यार्थियों हम पहला जो नाम देना चाहेंगे वो हम देना चाहेंगे स्टुअर्ट पिगट का देना चाहेंगे, है ना, स्टुअर्ट पिगट का देना चाहेंगे। स्टुअर्ट पिगट का ही क्यों? क्योंकि स्टुअर्ट पिगट ने ही सबसे पहले जो है, और ये जो हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था थी उसका विस्तृत अध्ययन स्टुअर्ट पिगट ने ही सबसे पहले किया था, है ना। तो हम इस एक नाम क्या देना चाहेंगे, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, देखो स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो धर्म आधारित शासन व्यवस्था रही होगी, धर्म प्रधान शासन व्यवस्था रही होगी और अपरिवर्तनीय रही होगी, है ना। तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था ये बात। तो हम पहले एक बात लिखेंगे कि यह है या ये हड़प्पा सभ्यता की राज व्यवस्था का अध्ययन करने वाले
वाले पहले विद्वान थे, पहले विद्वान थे। ठीक है, एक बात तो हो गई ये, है ना। अब इन्होंने मत क्या दिया, इनका मत क्या था? इनके अनुसार, इनके अनुसार इनके अनुसार इन्होंने कहा कि इनके अनुसार यहाँ पर धर्म प्रधान शासन व्यवस्था रही होगी, जो कि अपरिवर्तनीय थी, रही होगी जो कि अपरिवर्तनीय थी, जो कि अपरिवर्तनीय थी। ठीक है, धर्म प्रधान शासन व्यवस्था रही होगी जो कि अपरिवर्तनीय थी। ये बात कही हमारे स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट महोदय का ही समर्थन एक तरीके से किया हमारे ए.एल. बाशम साहब ने, ए.एल. बाशम साहब ने स्टुअर्ट पिगट का ही समर्थन किया, और उन्होंने भी यही बात कही कि हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो धर्म प्रधान आधारित रही होगी, और पुरोहित वर्ग का सरकार पर नियंत्रण रहा होगा, है ना। तो इन्होंने भी यही बात कही, इन्होंने भी कही कि यहाँ पे धर्म प्रधान शासन व्यवस्था रही होगी जो कि अपरिवर्तनीय थी, और सरकार की जो शक्तियाँ थी वो पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, और इसकी 2 राजधानियाँ हड़प्पा व मोहनजोदड़ो रही होंगी। ये बात स्टुअर्ट पिगट ने कही थी, तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पे, अपरिवर्तनीय थी। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि जिसमें शासन की शक्तियाँ, जिसमें शासन की शक्तियाँ पुरोहित वर्ग के पास थी, शासन की शक्तियां पुरोहित वर्ग के पास थी, और इस सभ्यता की 2 राजधानियां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो रही होंगी, है ना। ये भी बात इन्होंने कही थी, तो मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा, अलग से फैक्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस सभ्यता, ये सवाल, ये फैक्ट पूछते हैं ना, किसने 2 राजधानियां बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा सभ्यता की तो स्टुअर्ट पिगट ने बताया। इस सभ्यता की 2 राजधानियां सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको। इस सभ्यता की 2 राजधानियां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो रही होंगी, है ना। लेकिन इस मत का जो खंडन किया वो आलचिन दंपत्ति ने किया था, है ना। इस मत का खंडन किसने किया? आलचिन दंपत्ति ने किया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इस मत का खंडन आलचिन दंपत्ति ने किया था, है ना। आलचिन दंपत्ति ने किया। ये आलचिन दंपत्ति दोनों पति पत्नी थे, इसलिए हम इनको आलचिन दंपत्ति लिखते हैं, आलचिन दंपत्ति ने किया था। ठीक है, वहीं दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को मोहनजोदड़ो की तीसरी राजधानी कहा था। ये बात मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखना चाहूँगा, आप थोड़ा सा बस याद रख लें।
याद रखना ना, नोट डाल के मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। तीसरी राजधानी कहा था, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा स्टुअर्ट पिगट का मत, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के और हम 1 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे लिखते हैं A.L. बासम ने क्या कहा, ठीक है विद्यार्थियों। A.L. बासम वाली बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए अच्छे से और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा विद्वान हम लेते हैं वो हम लेंगे कौन सा, A.L. बासम ले लेते हैं। A.L. बासम काफ़ी प्रमुख विद्वान हैं और बहुत चर्चित विद्वान हैं A.L. बासम, जिन्होंने एक गजब की पुस्तक लिखी थी, वंडर दैट वाज इंडिया। कौन सी? वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, है ना। A.L. बासम एक अंग्रेज विद्वान थे और A.L. बासम के अंडर में रहकर और रोमिला थापर ने, रामशरण शर्मा साहब ने अपनी PhD पूरी की थी, है ना। एक PhD करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गाइड अलॉट होता है ना। जैसे अभी मेरी PhD चल रही है ना। तो मेरी जो PhD चल रही है वो मेरे एक गाइड हैं डॉक्टर रीता सिंह, उनके निर्देशन में और मेरा शोध कार्य चल रहा है। ऐसे ही A.L. बासम के निर्देशन में और रोमिला थापर और रामशरण शर्मा साहब ने PhD की थी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, A.L. बासम की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। देखो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे A.L. बासम, है ना। A.L. बासम, इन्होंने भी लगभग पिगट का समर्थन किया और वही बात बताई, है ना। धर्म आधारित शासन प्रणाली रही होगी जिसमें शासन की शक्तियां पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इन्होंने भी हड़प्पा शासन व्यवस्था को धर्म आधारित बताया, जिसमें शासन सत्ता पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, जिसमें शासन सत्ता पुरोहित वर्ग के हाथ में या नियंत्रण में थी, है ना। ये वाली बात कौन कहते हैं? A.L. बासम कहते हैं ना। A.L. बासम की पुस्तक को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आप लिख देना, अद्भुत भारत, है ना। अद्भुत भारत। बहुत बार RPSC ने इस किताब को सीधा पूछा है, अद्भुत भारत किसने लिखी या वंडर दैट वाज इंडिया, है ना। तो A.L. बासम की पुस्तक है, ठीक है विद्यार्थियों। A.L. बासम का ये मत हो गया। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं व्हीलर महोदय की, तो व्हीलर महोदय भी क्या है कि मार्टिमर व्हीलर महोदय भी इन्हीं के नज़दीक बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मध्ययुगीन धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था रही होगी, है ना। ठीक है, मध्यम वर्गीय
शासन व्यवस्था रही होगी, है ना। मध्यम वर्ग में व्हीलर ने वही पुरोहित वर्ग को माना, पुरोहित वर्ग को यहाँ पे व्हीलर ने मध्यम वर्ग में माना था, है ना। और वही पुरोहित वर्ग के हाथ में शासन सत्ता होने की बात कही व्हीलर ने, लेकिन पुरोहित वर्ग को इसने मध्यम वर्ग में माना, जबकि एल बासम ने इस अलग से पुरोहित वर्ग को माना था, मतलब मध्यम वर्ग की बात एल बासम ने नहीं की थी, है ना। तो व्हीलर क्या क्या मानते हैं कि यहाँ पर शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय मध्यम वर्ग में कौन आएगा, पुरोहित माना इसने ना, मध्यम वर्गीय। यहाँ पर शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय थी, है ना, मध्यम वर्गीय थी या मध्यम वर्ग के नियंत्रण में थी, इस प्रकार की बात व्हीलर महोदय ने कही है ना। पुरोहित वर्ग की बात की है, मध्यम वर्गीय जनतंत्र की बात की है इन्होंने, मध्यम वर्गीय जनतंत्र पर आधारित थी, है ना। यहाँ पर शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतंत्र पर आधारित थी, है ना, जनतंत्र पर आधारित थी। ठीक है, मध्यम कहने का मतलब वही बात है, व्हीलर ने भी एक तरीके से स्टुअर्ट पिगट का समर्थन किया है और एल बासम ने भी स्टुअर्ट पिगट का समर्थन किया है, लेकिन फर्क कितना सा है इसमें कि व्हीलर महोदय ने तो पुरोहित वर्ग को मध्यम वर्ग माना है बस, है ना, और वो है जो एक धार्मिक वर्ग को ही मानते हैं, है ना, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तीसरी बात हम करें यहाँ पे एल बासम के स्टूडेंट रहे हैं रामशरण शर्मा साहब, उनकी बात करें चौथे नंबर पे, रामशरण शर्मा। देखिए विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बताऊं, रामशरण शर्मा मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं भारत में। मार्क्सवादी कोई भी इतिहासकार आए, भारत का आए या भारत से बाहर का आए, मार्क्सवादी एक ही विषय पर बात करते हैं, एक ही विषय को, और वो बेस बना के और अपनी बात को कहते हैं, और वो विषय है इनका अर्थशास्त्र, वित्त व्यवस्था को लेकर, है ना। यानी कि व्यापार वाणिज्य या पैसे की बात करते हैं हमेशा, है ना, उत्पादन के साधनों की बात करते हैं हमेशा, है ना, उत्पादक वर्ग की बात करते हैं हमेशा। समाज को दो वर्गों में बांटते हैं, एक सर्वहारा वर्ग और एक अधिकार वाला वर्ग, है ना। तो कहने का मतलब रामशरण शर्मा ने क्या कहा कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए यहाँ का जो शासन था वो वणिक वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग के द्वारा चलाया जाता होगा, है ना। इस प्रकार से रामशरण शर्मा साहब जो है वणिक वर्ग के द्वारा शासन चलाए जाने की बात करते हैं, है ना। रामशरण शर्मा मार्क्सवादी इतिहासकार थे, है ना। भारत में मार्क्सवाद का जनक डी कौशाम्बी को माना जाता है ना। ये आप ध्यान रखना, कई बार ऐसे, खैर आपके तो नहीं पूछे, स्कूल वाक्यता में नहीं पूछेंगे, लेकिन नेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत में मार्क्सवाद का जनक कौन है, तो डी कौशाम्बी है, या निम्नलिखित में से कौन भारतीय मार्क्सवादी हैं या नहीं है, इस प्रकार सवाल पूछ लेते हैं, है ना। तो भारत में मार्क्सवादी कौन कौन पाए जाते हैं, एक तो डी कौशाम्बी साहब जो कि मार्क्सवाद के जनक हैं भारत में, उसके अलावा रामशरण शर्मा है, रोमिला थापर है ना, DN झा है। तो ये कुछ नाम हैं, आप बस याद रखना, स्कूल वाक्यता हम नहीं पूछेंगे, नेट में पूछ सकते हैं। रामशरण शर्मा साहब का मत क्या है, देखिए इनके अनुसार सॉरी इनके अनुसार यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, इसलिए यहाँ का शासन वणिक वर्ग, है ना,
वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता होगा, वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता होगा। ठीक है विद्यार्थियों, बड़ी आसान सी विशेषता है इनकी कि ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए यहाँ का शासन वणिक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता होगा, ये बात रामचरण शर्मा साहब बताते हैं। इसके अलावा हम बात करें फेयर सर्विस की, बात कर सकते हैं हम। फेयर सर्विस महोदय क्या कहते हैं? फेयर सर्विस कहते हैं कि यहाँ पे न तो राज्य था न साम्राज्य था, राज्य साम्राज्य तो था नहीं, और यहाँ की शासन व्यवस्था ग्राम प्रशासन के द्वारा संचालित की जाती थी, है ना। तो ये बात लिखते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं यहाँ न तो साम्राज्य था, न तो साम्राज्य था और न राज्य था, न साम्राज्य था न राज्य था। यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की शासन व्यवस्था ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होती थी, ग्राम प्रशासन ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित, ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होती थी। ठीक है, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती थी? ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होती थी। ये फेयर सर्विस बताते हैं, ग्राम प्रशासन की बात करते हैं, कहने का मतलब ये है ना। इसके अलावा हम बात करें तो बीबी लाल की बात करें, जैसे बीबी लाल, ब्रजवासी लाल क्या कहते हैं? बीबी लाल है ना, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। ठीक है, ब्रजवासी लाल कहते हैं कि यहाँ पे महाजनपदीय व्यवस्था रही होगी, यहाँ पे कई सारे राज्य थे जिनकी अपनी अपनी राजधानियां थी और वो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, ये बात ब्रजवासी लाल कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि यहाँ पर महाजनपदीय व्यवस्था, महाजनपदीय व्यवस्था रही होगी। यहाँ पर कई राज्य थे जिनकी, यहाँ पर कई राज्य थे जिनकी अपनी अपनी राजधानियाँ थी, जिनकी अपनी राजधानियाँ थी, अपनी राजधानियाँ थी और वे स्वतंत्र शासन करते थे, और वे स्वतंत्र शासन करते थे। ठीक है, और वे स्वतंत्र शासन करते थे, मतलब अपनी अपनी राजधानियाँ थी और जो महाजनपद की तरह बसे हुए थे, कोई एक दूसरे से ऐसे मिक्स में नहीं था और सब स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, अपने अनुसार करते थे। ये वाली बात ब्रजवासी लाल कहते हैं। मैके महोदय यहाँ पे जनप्रतिनिधि शासन मानते हैं। 7वें नंबर पे मैं बात करूँ मैके की, है ना। मैके क्या कहते हैं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि शासन व्यवस्था रही होगी, है ना। यहाँ पर जनप्रतिनिधि यानी जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजती थी, उसके द्वारा शासन चलाया जाता था। यहाँ पर जनप्रतिनिधि शासन व्यवस्था रही होगी, है ना, रही होगी। ठीक है, ये बात मैके कहते हैं कि यहाँ पर जन प्रतिनिधि शासन व्यवस्था रही होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हंटर महोदय हैं, विलियम हंटर, वो कहते हैं कि यहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही होगी, है ना, इसी से मिलते जुलता नाम है। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कि हंटर ने भी, यहाँ पे मैं लिखूं कि हंटर ने
इसे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा है, ने इसे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा है, ठीक है। हंटर ने इसे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा है। एक आखिरी नाम और ले लेते हैं हम, 8वें नंबर पे वो आता है केन्योर महोदय का। केन्योर महोदय विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी शासन की वो थी कि शहरी अभिजन और ग्रामीण सामान्य जन दोनों मिलकर और एक सामुदायिक सरकार चलाते थे, है ना। शहरी अभिजन में इन्होंने पुरोहित वर्ग को भी माना और जो है व्यापारी वर्ग को भी माना था, है ना। पुरोहित और व्यापारी और इनको शामिल किया था शहरी अभिजन में। तो शहरी अभिजन और ग्रामीण सामान्य जन दोनों मिलकर और एक सामुदायिक सरकार चलाते थे। ये हम को केन्योर महोदय बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी अभिजन जिसमें कौन कौन आते हैं, व्यापारी भी आता है, पुरोहित भी आता है ना, व्यापारी पुरोहित आदि, है ना, अभिजात वर्ग वाले लोग, वे शहरी अभिजन वे ग्रामीण सामान्य जन मिलकर सामुदायिक सरकार सामुदायिक सरकार चलाते हैं, सामुदायिक सरकार चलाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से विद्वानों में मतैक्यता नहीं है, सारे विद्वान अपने अपने अनुसार जो है अपनी अपनी बात रखते हैं, ठीक है। इसमें हमको काफ़ी ठीक व्यवस्था लगती है मैके की, जनप्रतिनिधि वाली सरकार की। जनता जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजती थी और वो शासन यहाँ पे चलाते थे। ये भी बात नज़र आती है यहाँ पे, है ना। तो सबके अपने अपने विचार हैं, आप अपने अनुसार किसी भी मत की तरफ जा सकते हैं, उसके पीछे आपको कुछ तर्क जो है देना होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। राज व्यवस्था पे इतने मत हैं, इतने आप याद रखें तो आपके सवाल सारे यहाँ से सही हो जाएंगे। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, पिछली एक क्लास में जो हमने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक सिद्धांत करवाया था, आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। जब डायग्राम बनाया था तो मैंने आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत में तो आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत द्रविड़ जाति से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मैंने बताया था उसमें मैंने राखालदास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी बताया था, जो कि सही है। लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए मैंने अमलानंद घोष का नाम ले दिया था राखालदास बनर्जी के स्थान पर, ठीक है। तो उसको आप अमलानंद घोष को हटाकर और राखालदास बनर्जी कर लेना, ठीक है। कहाँ पे जाना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव था वो वाला पढ़ा था, उसमें देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत था द्रविड़ जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। उसमें मैंने जो डायग्राम बनाया था वहां पे तो राखालदास बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी ही करवाया है, जो कि सही है। लेकिन आगे जब हमने डिटेल लिखी उसकी तो वहां पे मैंने गलती से अमलानंद घोष कर दिया था राखालदास बनर्जी के स्थान पर। तो अमलानंद घोष को काट कर आप राखालदास बनर्जी कर ले।